नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग पर। आज आरबीएसई यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12th क्लास में इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का पेपर हुआ। तो आइए देखते हैं इसकी आंसर की और सॉल्यूशन को। इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न था, समष्टि अर्थशास्त्र के उद्भव का श्रेय जाता है। 4 ऑप्शन दिए थे, जे.एम. कीन्स, रिकार्डो, एडम स्मिथ और जे.के. मेहता। तो इसका राइट आंसर आएगा जे.एम. कीन्स। राष्ट्रीय आय यानी कि एनआई का सर्वाधिक उपयुक्त माप है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो है एनएनपी एफसी यानी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला है, निम्न में से कौन सी संस्था देश में मुद्रा निर्गमन के लिए जिम्मेदार है। तो इसका सही उत्तर जो आएगा वो है देश का केंद्रीय बैंक। हमारे देश के केंद्रीय बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाने वाली दर है रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर। तो इसका राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। उपभोक्ता अपनी आय में परिवर्तन होने पर भी अपने उपभोग में परिवर्तन ना करे। वो उपभोग में परिवर्तन तभी नहीं कर पाएगा जब उसकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होगी जीरो, यानी कि एमपीसी बराबर जीरो। उपभोग फलन का सूत्र सी बराबर सी बार प्लस सी डॉट वाई। भारतीय संविधान की किस धारा में? तो धारा 312 धारा 112 में बजट का या वार्षिक वित्तीय ब्यौरे का उल्लेख है। राजकोषीय घाटे से ब्याज अदायगी को घटाने पर तो हमें प्राप्त हो जाता है प्राथमिक घाटा। निम्न में से अदृश्य मद में शामिल किया जाता है तो गैर उपदान सेवाएं, आय और हस्तांतरण। इसका उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। वैसे इसका उत्तर आगे इसी पेपर के क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है। आगे देखते हैं, निम्न में से व्यापार अवरोधक का उदाहरण है। तो इसका उत्तर आएगा टेरिफ। निम्न में से समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर आएगा समग्र कीमत स्तर। नाम से भी स्पष्ट है, समग्र, संपूर्ण, समष्टि, समग्र कीमत स्तर। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं सरकार के द्वारा। अनाधिमान वक्र का ढाल हमेशा कैसे होता है? तो बाएं से दाएं, नीचे की ओर ढलवा या ऋणात्मक ढाल वाला। MRS यानी कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर का सूत्र तो वस्तु 2 की मात्रा में परिवर्तन बटे वस्तु 1 की मात्रा में परिवर्तन, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। एक फर्म का 10 इकाई परिवर्ती आगत पर कुल निर्गत, यहाँ पर इसने निर्गत दे दिया और प्रश्न में उत्पादन दे दिया, दोनों शब्दों का मतलब एक ही होता है। तो हमें औसत उत्पादन यानी कि एपी का मान ज्ञात करना है, जो होता है टीपी बटा x2 यानी कि 800 बटा 10। तो इसका उत्तर आ जाएगा 80। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कुल स्थिर लागत वक्र की आकृति तो वो होती है एक अक्ष के समांतर। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए आवश्यक शर्त है। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में बाजार कीमत, औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति तीनों का मान हमेशा समान बना रहता है। अगला है, दी गई बाजार कीमत पर अधिपूर्ति की स्थिति कब होगी? द ऑप्शन इसका सही है, बाजार पूर्ति जब बाजार मांग से ज़्यादा हो जाएगी। रिक्त स्थान में देखते हैं, लिखा हुआ था, खाली स्थान प्रणाली में किसी व्यक्ति की संपत्ति को आगे के लिए बनाए रखना कठिन होता है तो वो होती है समाजवादी व्यवस्था या समाजवादी प्रणाली। एक द्विक्षेत्रीय मॉडल में मांग के 2 स्रोत होते हैं, पहला उपभोग और दूसरा निवेश। एडी बराबर सी प्लस आई। फिर क्वेश्चन था, खाता परिसंपत्तियों के समस्त अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को दर्ज करता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा पूंजी खाता। अगला है, सकार विश्लेषण में यह अध्ययन करते हैं कि विभिन्न क्रियाविधियां कैसे कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर हमने लिख ही दिया है, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण में अध्ययन करते हैं कि क्रियाविधियां कैसे कार्य करती हैं। अगला आता है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र खाली स्थान आकार का वक्र है तो ये सीधे यू आकार का या यू आकार का वक्र है। और व्यक्तिगत फर्मों के पूर्ति वक्र को समूहित करके या जोड़कर बनाया जाने वाला वक्र। तो इसका उत्तर आएगा बाजार पूर्ति वक्र। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में हम चेक करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया था, आर्थिक एजेंट का आशय समझाइए। ऐसे सभी व्यक्ति और ऐसी सभी संस्थाएं जो आर्थिक निर्णय लेती है उन्हें आर्थिक एजेंट कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, मुद्रा से आप क्या समझते हैं? तो ऐसी कोई भी वस्तु जो कि हमारे विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, लेन देन को आसान बनाती है, उसे मुद्रा कहते हैं। या इसमें ये से भी लिख सकते हैं कि मुद्रा को विनिमय के माध्यम और मूल्य के मापक के रूप में जाना जाता है। डिजिटल सौदों से आपका क्या आशय है?
तो इंटरनेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर आदि की सहायता से जो लेन देन किया जाता है उन्हें डिजिटल सौदे कहा जाता है। या आप इसमें स्मार्टफोन में विभिन्न ऐप्स के माध्यम से जो ऑनलाइन लेन देन किया जाता है उसे डिजिटल सौदे कहते हैं। उपभोग मांग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक क्या है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक होता है आय। अगर व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो उसकी मांग बढ़ेगी और आय घटेगी तो मांग घटेगी। औसत उपभोग प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। कुल उपभोग में कुल आय का भाग देने पर औसत उपभोग प्रवृत्ति प्राप्त होती है। APC बराबर C/Y। अगला क्वेश्चन है कि यदि MPC बराबर 0.75 है तो MPS का मान ज्ञात कीजिए। तो MPS बराबर होता है 1 माइनस MPC, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.75, तो इसका उत्तर आएगा 0.25। अगला है व्यापार संतुलन में आधिक्य की स्थिति कब होती है? जब किसी देश का निर्यात किसी देश के आयात से अधिक हो तो इसे व्यापार संतुलन में आधिक्य कहा जाता है। अर्थात आधिक्य की स्थिति में निर्यात अधिक और आयात कम होता है। अगला है बाजार अर्थव्यवस्था की कोई एक विशेषता लिखिए। तो बाजार अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बेचने के लिए किया जाता है, या बाजार अर्थव्यवस्था में का अंतिम उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण को समझाइए। तो उपयोगिता विश्लेषण के गणनावाचक विश्लेषण में उपयोगिता को संख्यात्मक मानों में या अंकों में प्रदर्शित किया जाता है। फर्म के लाभ से क्या आशय है? फर्म की कुल संप्राप्ति में से कुल लागत को घटाने पर हमें लाभ प्राप्त होता है। पाई बराबर संप्राप्ति माइनस लागत। कुल संप्राप्ति से क्या आशय है? तो किसी फर्म द्वारा वस्तुओं का विक्रय करने पर जो उसे कुल आय प्राप्त होती है उसे कुल संप्राप्ति कहते हैं, जो वस्तु की कीमत को वस्तु की बेची गई मात्रा से गुणा करने पर प्राप्त होती है। TR बराबर P गुणा Q। अगला आता है मूल्य सीमा वाली किसी एक वस्तु का उदाहरण दीजिए। इसमें थोड़ा इन्होंने प्रश्न में शब्द चेंजेस किया है। ये एक तरीके से न्यूनतम निर्धारित कीमत वाली किसी एक वस्तु का उदाहरण लिखना था। तो राशन की दुकानों पर जो वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है वो सब इसमें शामिल है। तो राशन की दुकानों पर बेचा जाने वाला अनाज, राशन की दुकानों पर बेचे जाने वाली चीनी, राशन की दुकानों पर बेची जाने वाली दाल आदि। अगला सेक्शन है बी, जिसमें लघु उत्तरात्मक यानी कि 2 नंबर के प्रश्न थे। पहला क्वेश्चन है क्लासिकी परंपरा से आपका क्या अभिप्राय है? तो अर्थशास्त्र की क्लासिकी या परंपरागत परंपरा में माना जाता था कि सभी फर्म अपनी पूर्ण क्षमता के साथ में कार्य करेगी और सभी फर्म जिन्हें रोजगार चाहिए उन्हें रोजगार देगी। इसे अर्थशास्त्र की क्लासिकी परंपरा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि यदि MPC का मान 0.8 है तो निर्गत गुणक के मान की गणना कीजिए। तो निर्गत गुणक में K बराबर होता है 1/1 माइनस MPC, यानी ये हो जाएगा 1/1 माइनस 0.8। 1 में से 0.8 को घटाएंगे तो आएगा 0.2, दशमलव हटाई तो ऊपर 1 0 और 2 से अगर 10 को काटेंगे तो निर्गत गुणक का मान आ जाएगा 5। उपदान एक महत्वपूर्ण नीतिगत विवरण है। केंद्र सरकार द्वारा उक्त संदर्भ में विभिन्न उपदानों का विश्लेषण किए। अगर आप उपदान से नहीं समझते तो यहाँ इंग्लिश में शब्द लिखा हुआ है सब्सिडी। तो सरकार किन किन चीज़ों पर हमें सब्सिडी देती है? तो सबसे आसान है कि जो LPG गैस सिलेंडर है उस पर हमें सब्सिडी दी जाती है। कई जगह पर पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी दी जाती है। निश्चित दुकानों से क्रय करने पर अनाज के ऊपर, चीनी के ऊपर भी सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन था इसी में चालू खाता और पूंजी खाता में भेद कीजिए। तो चालू खाता में वस्तुओं के व्यापार, सेवाओं के व्यापार को सम्मिलित किया जाता है, जबकि पूंजी खाते के अंदर वित्तीय संपत्ति के लेन देन से संबंधित विवरणों को दर्ज करते हैं। चालू खाते में व्यापार संतुलन, व्यापार आधिक्य, व्यापार घाटा को शामिल करते हैं, जबकि इसमें शेयर बाजार या पूंजी निवेश से संबंधित मदों को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें एक सारणी वाला दिया गया था, जिसमें हमें व्यापार संतुलन का मान दिया है -90। अदृश्य मदें की जो कैटेगरीज है वो दी गई है गैर उपदान सेवाएं, आय और हस्तांतरण। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारे एक ऑप्शन वाले प्रश्न का उत्तर यहीं पर है कि अदृश्य मदों में गैर उपदान सेवाएं, आय और हस्तांतरण भुगतानों को शामिल करते हैं। ये जो नवा क्वेश्चन है इसका आंसर आपको इसके अंदर मिल जाता। चलिए
आगे इसी क्वेश्चन को देखते हैं। तो अदृश्य मदें हमें ज्ञात करनी थी। तो अदृश्य मदों की ये 3 कैटेगरी दी है, गैर उपदान सेवाएं, आय और हस्तांतरण। तो हमें इन तीनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले 40 माइनस 10 और 34, अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो 40 और 34 प्लस में है, तो ये जुड़ करके हो जाएंगे 74 यानी 74, और ये -10 इसमें से करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 64। अब इसी में हमें ज्ञात करना था चालू खाते का शेष। तो चालू खाते के लिए क्या करते हैं, व्यापार संतुलन और अदृश्य व्यापार को जोड़ लिया जाता है। तो -90 और 64 जब इनको अपन करेंगे तो 90 माइनस का है, बड़ी संख्या है तो आंसर पे माइनस आएगा, और 90 में से 64 को घटाने पर हमें उत्तर मिल जाएगा माइनस का 26। तो इसके दो उत्तर आएंगे, अदृश्य मदें आएगी 64 और चालू खाते का शेष आएगा -26। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कर सुधारों से संबंधित कार्यक्रम जीएसटी बजट उत्सव के संदर्भ में सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। यानी कि इसमें हमें जीएसटी की जो है वो तारीफें या लाभ बताने हैं। तो जीएसटी को भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। इसे वस्तु व सेवा कर कहा जाता है। इस कर में पूरे देश में एक प्रकार की वस्तुओं पर एक ही दर से कर लगाया जाता है। इसमें केंद्रीय कर, राजकीय कर और अन्य सभी उपकरों को मिला दिया गया है। इसमें इसके कारण उपभोक्ताओं को कर के सोपानन प्रभाव से छूट मिली है। इसमें कर की 6 श्रेणियां बनाई गई है, 0%, 3%, 5%, 12%, 18% और 28%। इससे एक लाभ और सरकार ये मानती है कि इससे कर अनुपालन आसान होगा और जीडीपी लगभग 2% तक बढ़ जाएगा। इसके अलावा इसमें कर से संबंधित सभी जानकारियां एक ही पोर्टल पर दी जाती है। इससे उपभोक्ताओं को सुविधाएं हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अनादिमान वक्र की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो अनादिमान वक्र जो दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को प्रदर्शित करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। तो इसकी 2 विशेषताएं हैं। पहली, अनादिमान वक्र बाएं से दाएं ऋणात्मक ढाल वाला होता है। दूसरी, अनादिमान वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। तीसरी, 2 अनादिमान वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। चौथी, नीचे की तुलना में ऊपर के अनादिमान वक्र पर उपभोक्ता को ज़्यादा संतुष्टि मिलती है और एक उपभोक्ता के लिए एक से अधिक अनादिमान वक्र हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, पैमाने के प्रतिफल से आपका क्या आशय है। दीर्घकालीन फर्मों के अध्ययन के लिए पैमाने के प्रतिफल का उपयोग किया जाता है। इसके अनुसार उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होने पर उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसके अध्ययन के लिए पैमाने के प्रतिफल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्पकालीन सीमांत लागत और औसत लागत के मध्य संबंध की व्याख्या कीजिए। तो अल्पकालीन सीमांत लागत और अल्पकालीन औसत लागत के मध्य संबंध को अपन इस ग्राफ की सहायता से समझ सकते हैं। और ऐसे प्रश्नों में एग्जामिनर पूछे ना पूछे, आपको ग्राफ बनाना ही बनाना है। तो इनमें संबंध है कि दोनों वक्रों की जो आकृति है वो सीधे यू आकार की होती है। जैसे 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 उत्पादन में वृद्धि होती है, सीमांत लागत और औसत लागत दोनों में पहले कमी आती है, किंतु सीमांत लागत का मान तेजी से घटता है और फिर बढ़ने भी लग जाता है। सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। इस बिंदु के बाद दोनों के मान में वृद्धि होती है, लेकिन सीमांत लागत का मान तेजी से बढ़ता है और औसत लागत का मान धीमी गति से बढ़ता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में अदृश्य हाथ की अवधारणा समझाइए। वैसे तो इस तरीके का प्रश्न मैंने बुक में मोस्टली देखा नहीं है, लेकिन फिर भी इसका मतलब होता है कि इसकी अवधारणा दी गई थी एडम स्मिथ के द्वारा अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसमें बताया जाता है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में जब कोई व्यक्ति निजी स्वार्थ के उद्देश्य से कोई कार्य करता है, लेकिन उसके द्वारा किया गया कार्य जब समाज को लाभ पहुंचाने लगे, तो इसी अवधारणा को अदृश्य हाथ की अवधारणा कहा जाता है। सेक्शन सी, जिसमें 3 नंबर के प्रश्न आते हैं, इसमें 2 न्यूमेरिकल दिए गए थे। दोनों थोड़े से कठिन टाइप के हैं या थोड़े टिपिकल हैं। देखते पहले क्वेश्चन में, हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद जीडीपी दे दिया, एनएफआई दे दिया, अवितरित लाभ, निगम कर, परिवारों द्वारा निवल ब्याज अदायगी, अंतरण भुगतान और वैयक्तिक कर, ये सब दिया है। और हमसे ये पूछा था कि वैयक्तिक प्रयोज्य आय और वैयक्तिक आय की गणना कीजिए। कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले इस प्रश्न में हमें निकालनी पड़ेगी राष्ट्रीय आय, जो कि होती है एनडीपीएफसी प्लस एनएफआई।
यानी साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो 9,000 प्लस 200 करोड़ को हम जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय आय हमें प्राप्त हो जाएगी 9200 करोड़। अब वैयक्तिक आय का सूत्र होता है राष्ट्रीय आय माइनस अवितरित लाभ माइनस निगम कर प्लस अंतरण भुगतान। तो हमें राष्ट्रीय आय दी गई थी 9,200, अवितरित लाभ दिया है 1,000, निगम कर है 500 और अंतरण भुगतान दिए हैं 300। कैलकुलेशन करने पर इसका उत्तर आता है हमारे 8,000 करोड़। तो इस प्रश्न में वैयक्तिक आय का उत्तर आएगा 8,000 करोड़। अब जब वैयक्तिक प्रयोज्य आय निकालनी है तो उसका सूत्र होता है वैयक्तिक आय माइनस वैयक्तिक कर। तो 8,000 में से हम 500 को घटाएंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा 7,500 करोड़ रुपए। इसी में अथवा वाला दूसरा क्वेश्चन दिया था, यदि किसी वर्ष विशेष में देश का सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर यानी जीडीपी एमपी 1400 करोड़, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय 100 करोड़, अप्रत्यक्ष कर और उपदान का मूल्य माइनस उपदान का मूल्य 150 करोड़ और राष्ट्रीय आय 1050 करोड़ हो तो मूल्यह्रास के मूल्य की गणना कीजिए। तो राष्ट्रीय आय का जो सूत्र है वो होता है जीडीपी एमपी माइनस मूल्यह्रास प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय माइनस अप्रत्यक्ष कर। तो इस प्रश्न में हमें राष्ट्रीय आय दी गई है 1050 करोड़, जीडीपी एमपी दिया गया है 1400 करोड़, मूल्यह्रास ज्ञात करना है, विदेशों से प्राप्त आय 100 करोड़ और अप्रत्यक्ष कर 150 करोड़। मूल्यह्रास का पक्षांतरण होगा तो ये प्लस में हो जाएगा और 1050 इधर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे। तो 1400 प्लस 100 माइनस 150 माइनस 1050, 14 और 100 जुड़ेंगे तो 1500, 150 और 1050 जुड़े 1200, 1500 में से 1200 माइनस होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 300 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 15 के पहले पार्ट में परिभाषित कीजिए। पहला था नकद आरक्षित अनुपात। सभी व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक अंश केंद्रीय बैंक के पास रखना अनिवार्य होता है जिसे नकद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। सेकंड आता है वैधानिक तरलता अनुपात। सभी व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमा के एक निश्चित भाग को अपने पास तरल रूप में रखना अनिवार्य होता है जिसे वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। तीसरा इसी में था खुले बाजार की क्रियाएं। तो सभी व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल तीसरा है खुले बाजार की क्रियाएं। इन क्रियाओं में जो केंद्रीय बैंक होता है वो मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए सरकारी संपत्ति सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार में क्रय विक्रय करता है। जब मुद्रा पूर्ति बढ़ानी होती है तो उन संपत्तियों को खरीदा जाता है और जब मुद्रा पूर्ति कम करनी होती है तो उन संपत्तियों को बेच दिया जाता है। इसी के अथवा प्रश्न में पहला परिभाषा करनी थी बैंक दर की। केंद्रीय बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को ऋण देते हैं उस ब्याज दर को बैंक दर कहा जाता है। सेकंड था नेट वर्थ। इसमें आएगा किसी व्यक्ति या किसी कंपनी की कुल संप्राप्ति और कुल लागत का अंतर नेट वर्थ कहलाता है। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी कंपनी या किसी व्यक्ति की कुल कमाई और कुल देनदारियों का अंतर नेट वर्थ कहलाता है। विमुद्रीकरण। जब किसी देश का केंद्रीय बैंक काले धन और नकली मुद्रा को चलन से बाहर करने के लिए वर्तमान मुद्रा की वैधानिकता को समाप्त कर देता है तो इस क्रिया को विमुद्रीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है दो उपभोक्ताओं वाले काल्पनिक बाजार में बाजार मांग वक्र की उत्पत्ति को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से करना था कि हमने रेखा चित्र 1 में उपभोक्ता 1 के मांग वक्र को दर्शाया है जिसमें कि वस्तु की कीमत और मांग मात्रा के बीच में ऋणात्मक संबंध को व्यक्त किया गया है। रेखा चित्र 2 में उपभोक्ता 2 का मांग वक्र है जिसमें भी वस्तु की कीमत और मांग के बीच ऋणात्मक संबंध बताया है। यदि इन दोनों वक्रों को जोड़ करके एक सम्मिलित वक्र बनाया जाए तो ये बाजार मांग वक्र कहलाता है जो कि उपभोक्ता 1 और उपभोक्ता 2 दोनों की मांग का योग होता है और दोनों मांग वक्रों को जोड़ करके बनाया जाता है। इसी के अथवा वाले प्रश्न में शून्य मांग की लोच, अनंत मांग की लोच और मांग की इकाई लोच को रेखा चित्र की सहायता से समझाना है। देखते हैं इसका आंसर हम कैसे पता करते हैं। तो इस रेखा चित्र में शून्य मांग की लोच को बताया गया है। आप देख सकते हैं इसकी डिटेल में हम ऐसे लिखेंगे वस्तु की कीमत में परिवर्तन तो हो किंतु वस्तु की मांग एक ही जगह पर स्थिर बनी रहे तो ऐसी मांग की लोच शून्य मांग की लोच कहलाती है। रेखा चित्र 2 में वस्तु की कीमत P स्थिर है किंतु वस्तु की मांग में लगातार परिवर्तन हो रहा है। मांग यहाँ से यहाँ तक लगातार बढ़ती चली जा रही है। यानी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन न होने पर भी वस्तु की मांग में परिवर्तन हो जाए तो ऐसी मांग की लोच अनंत मांग की लोच कहलाती है।
जब वस्तु की कीमत में हुआ आनुपातिक परिवर्तन वस्तु की मांग में हुए आनुपातिक परिवर्तन के बराबर हो तो ऐसी मांग की लोच इकाई मांग की लोच होती है। रेखा चित्र में वस्तु की कीमत में हुआ परिवर्तन और वस्तु की मांग में हुआ परिवर्तन दोनों समान है, अतः यहाँ मांग की लोच इकाई के बराबर है। इस प्रश्न का उत्तर आपको इसी तरीके से लिखना था और ये तीनों ग्राफ इसमें अलग अलग बनाने थे। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें प्रारंभिक कीमत, अंतिम कीमत, प्रारंभिक मात्रा और अंतिम मात्रा दी गई है और हमसे पूछी इसमें पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। तो इस प्रश्न में P1 बराबर दिया गया है 10, P2 बराबर दिया है 50, Q1 बराबर दिया है 200 और Q2 बराबर दिया गया है 1000। डेल्टा P बराबर है P2 माइनस P1 यानी 50 माइनस 10, तो इसका अंतर आता है 40, यानी कीमत में अंतर हुआ है 40 का। डेल्टा Q बराबर है Q2 माइनस Q1 1000 माइनस 200, तो हमारी पूर्ति में जो परिवर्तन है वो है 800। पूर्ति की कीमत लोच का सूत्र होता है डेल्टा Q बटे Q1 इंटू P1 बटे डेल्टा P। हमने मान रखा है 800 बटा 200 इंटू 10 बटा 40। चारों 3 जीरो से 3 जीरो कट जाती है, 2 से 8 कटेंगे 4 बार और 4 से 4 कटेंगे 1 बार। तो इस प्रश्न में पूर्ति की लोच का उत्तर आएगा 1, यानी यहाँ पूर्ति की कीमत लोच है इकाई के बराबर। इसी के अथवा वाले प्रश्न में हमें मांग वक्र को दर्शाया है और पूर्ति वक्र को दर्शाया है। मांग वक्र है QD बराबर 1200 माइनस P और पूर्ति वक्र है QS बराबर 600 प्लस 2P। तो हमें संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा दोनों ज्ञात करनी है। देखते हैं इसका आंसर हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो बाजार में संतुलन वहाँ स्थापित होता है जहाँ मांग और पूर्ति या पूर्ति और मांग दोनों परस्पर बराबर हो जाए। तो हमें पूर्ति वक्र दिया था 600 प्लस 2P और मांग वक्र दिया था 1200 माइनस P। हम पक्षांतरण करेंगे तो P इधर आएगा तो ये P प्लस का हो गया और 600 इधर आएगा तो 1200 माइनस 600, तो 3P बराबर 600, तो P बराबर हो जाएगा 600 बटा 3, 3 का भाग 600 में देंगे तो संतुलन कीमत का मान आ जाएगा 200 रुपये। अब जब हमें संतुलन मात्रा ज्ञात करनी है तो QD या QS किसी भी सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर QS का उपयोग किया है। Q बराबर 600 प्लस 2P, तो 600 प्लस 2 गुणा 200, 2 का गुणा 200 से किया तो 400, 600 प्लस 400 करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 1000। यानी इस प्रश्न में हमारी संतुलन कीमत आई है 200 रुपये और हमारी संतुलन मात्रा आई है 1000 रुपये। सेक्शन डी जिसमें 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। इसमें पहला प्रश्न था कि जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है तो इसे बजटीय घाटा कहते हैं। इस कथन के आधार पर बजटीय घाटे का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। इसमें सीधा सा प्रश्न ये पूछा गया कि अगर सरकार को बजटीय घाटा होगा तो अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। सीधा सा पहला प्रभाव ये पड़ेगा कि सरकार की जो आय है उसमें कमी हो जाएगी, क्योंकि सरकार जो है वो व्यय ज़्यादा करने लगेगी। इन शॉर्ट कहें तो सरकार की बचत कम होने लगेगी। दूसरा, बजटीय घाटे की स्थिति में सरकार जो है वो विनिर्माण और कल्याण के कार्यों पर अतिरिक्त खर्च नहीं आएगी, जिससे जनता के हित के जो कार्य हैं वो कम होने लग जाएंगे। बजटीय घाटे की स्थिति में सरकार को वस्तुओं पर कर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में जो महंगाई है, मुद्रास्फीति है, वो बढ़ने लगेगी और बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना पड़ेगा। इस कारण भारत की जो प्रतिष्ठा है उसमें कमी आएगी और साथ ही जो भारत की मुद्रा है उसकी अन्य देशों की मुद्राओं के मुकाबले विनिमय दर भी कम होती चली जाएगी। इसी में अथवा वाला प्रश्न था कि वार्षिक वित्तीय ब्यौरा सरकार का मुख्य बजट संबंधी घोषणा पत्र होता है। इस कथन के संदर्भ में सरकारी बजट के उद्देश्यों का विश्लेषण कीजिए। यानी कुल मिलाकर इसमें हमें बजट के उद्देश्य बताने थे। तो बजट के मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है सरकारी बजट का आवंटन कार्य। इस कार्य के तहत सरकार बजट के माध्यम से जनता को कई प्रकार की सार्वजनिक वस्तुएं जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़क, सरकारी प्रशासन आदि उपलब्ध कराती है। दूसरा होता है सरकार का पुनः आवंटन कार्य। पुनः आवंटन कार्य के तहत सरकार अपनी कर और व्यय नीति के माध्यम से आय की असमानता को दूर करने का प्रयास करती है। अर्थात सरकार धनी व्यक्तियों पर ज़्यादा कर लगाती है और उसे निर्धनों पर व्यय करती है ताकि असमानताओं को और आय की असमानताओं को दूर किया जा सके। तीसरा कार्य या उद्देश्य होता है सरकारी बजट का स्थिरीकरण कार्य। स्थिरीकरण कार्य के तहत सरकार रोजगार और कीमत
इनमें इस तरीके से परिवर्तन करने का प्रयास करती है कि ना तो मांग बहुत ज़्यादा बढ़े और ना ही मांग बहुत ज़्यादा कम हो जाए, क्योंकि अगर सरकार सभी को रोज़गार देगी तो मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सरकार अपनी रोज़गार और आय नीति में इस प्रकार से संतुलन का प्रयास करती है कि देश में मांग हमेशा स्थिर बनी रहे, मांग ना तो बहुत ज़्यादा बढ़े और ना ही मांग बहुत ज़्यादा कम हो। तो सरकारी बजट के 3 उद्देश्य हैं: सरकारी बजट का आवंटन कार्य, सरकारी बजट का पुनः आवंटन कार्य और सरकारी बजट का स्थिरीकरण का कार्य। अगला क्वेश्चन है, इसमें वस्तु की कीमत दी गई है 5 रुपये और उसका बजट यानी उसकी कुल आय दी गई है 20 रुपये। तो हमें नीचे सारणी में यहाँ बताना कि कौन से बंडल उसकी बजट सीमा के अंदर है और कौन से बजट सीमा के बाहर है। तो भाई जिनकी कीमत 20 रुपये या 20 रुपये से कम होगी वो बजट सीमा के भीतर होंगे, और जिनकी भी कीमत बजट 20 रुपये से ज़्यादा होगी वो बजट सीमा के बाहर होंगे। पहला बंडल है 4 3, तो 5 चौक 20 और 5 तिया 15, ये 35 रुपये का बंडल है, तो ये बजट सीमा के बाहर है। दूसरा 2 और 2, 5 दूने 10, 5 दूने 10, 10 और 10 20, ये बजट सीमा में आएगा। 5 तिया 15, 5 एकम 5, टोटल 20, ये बजट सीमा में आएगा। 5 चौक 20, ये भी बजट सीमा में आएगा। अब इसकी बात करें तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15 टोटल 30 हो रहे हैं, तो ये बजट सीमा के बाहर है। 5 चौक 20, पचम का 25, 45 रुपये कीमत है, ये बजट सीमा के बाहर है। 2 और 3, 5 दूने 10, 5 तिया 15, 25 रुपये कीमत है, ये बजट सीमा के बाहर है। और 1 3, इसकी भी कीमत 20 है, तो ये बजट सीमा के अंदर ही आएगा। 19वें का अथवा वाला प्रश्न तो थोड़ा सा ज़्यादा कठिन है और बजट के मांग वाले पार्ट के कीमत और व्यय वाले पोर्शन से आया है। यहाँ कीमत में परिवर्तन 10 और मांग में परिवर्तन 8 का है। तो इसी स्थिति में अगर मांग की लोच इकाई से कम होगी तो बजट व्यय में क्या हो जाएगी? वृद्धि। 10 कीमत का परिवर्तन, मांग में 12 का परिवर्तन। तो अगर बजट घट रहा है, व्यय घट रहा है, तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। कीमत में परिवर्तन 10 का, मांग में परिवर्तन 10 का, मांग की लोच इकाई के बराबर है, तो व्यय रहेगा अपरिवर्तित। कीमत में परिवर्तन 10, मांग में परिवर्तन 15 और मांग की लोच इकाई से अधिक है, तो बजट में हो जाएगी वृद्धि। कीमत में परिवर्तन 10, मांग में परिवर्तन 7 और कीमत व्यय बढ़ रहा है, तो मांग की लोच इकाई से कम। 10 और 10 है अपरिवर्तित इकाई के बराबर। कीमत में 10, मांग में 6, व्यय बढ़ रहा है यानी मांग की लोच जो है वो इकाई से कम है। और 10 और 18 और व्यय बढ़ेगा क्योंकि मांग की लोच इकाई से अधिक है। तो ये अथवा वाला मांग की लोच का प्रश्न अपने आप में इतना कठिन था, तो लगता है कि अधिकांश स्टूडेंट ने जो है वो बंडल वाला प्रश्न ही किया होगा। क्वेश्चन है 20वां, समोत्पाद वक्र की अवधारणा को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। देखते हैं इसका उत्तर। समोत्पाद वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को प्रदर्शित करता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। समान संतुष्टि मिलने से उपभोक्ता दो वस्तुओं के उन बंडलों के बीच उदासीन हो जाता है, अतः इसे उदासीनता वक्र या अनाधिमान वक्र भी कहते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक्स अक्ष पर वस्तु 1 की मात्राओं को प्रदर्शित करेंगे और वाई अक्ष पर वस्तु 2 की मात्राओं को प्रदर्शित करेंगे, और वक्र में उन बंडलों को दर्शाएंगे जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार हमें जो वक्र मिलेगा उसे हम अनाधिमान वक्र कहेंगे, जो बाएं से दाएं ऋणात्मक ढाल वाला और मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। इसका अथवा वाला प्रश्न दिया है कि कुल लागत, कुल परिवर्ती लागत और कुल स्थिर लागत का योग है, इसे रेखा चित्र की सहायता से समझें। प्रश्न में हमें पूछा गया था कि जो टीसी है वो टीएफसी और टीबीसी का योग है। तो इसका वक्र कुछ इस तरीके से बनता है, डिटेल हम साथ साथ बोलते चलेंगे। टीएफसी यानी कुल स्थिर लागत का मान उत्पादन के शून्य बिंदु से अधिकतम बिंदु तक स्थिर बना रहता है, अतः इसका वक्र एक अक्ष के समांतर सरल रेखा होती है। कुल परिवर्ती लागत का मान उत्पादन शून्य होने पर शून्य होगा और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा इसमें वृद्धि होती जाएगी। तो इस प्रकार से इसका वक्र इस तरीके से आएगा। अब कुल लागत जो कि टीवीसी और टीएफसी का योग होती है, तो इसका वक्र टीएफसी वाले बिंदु से प्रारंभ होगा और उसी प्रकार वृद्धि करेगा, उसी प्रकार परिवर्तित होगा जिससे कुल लागत वक्र परिवर्तित होता है। तो ये हमने उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 कक्षा 12 अर्थशास्त्र, इसका पूरा आंसर की पूरा सॉल्यूशन आपके सामने दिया है।
आप इसकी सहायता से अपने नंबरों के बारे में एक पूर्वानुमान लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।